अपनों को पढ़ने की कोशिश पसंद है। अपनों को पढ़ने की कोशिश पसंद है, हृदयों में घुलने की चाहत पसंद है। अपनों को पढ़ने की कोशिश पसंद है, हृदयों में घुलने की चाहत पसंद है। दीवारें तोड़कर अपने पराये की सबसे मिल जाने की आहट पसंद है। और ये कविताओं की पंक्तियां नहीं है, आप कहेंगे तो मैं आगे भी सुनाऊंगा, बड़ी लंबी कविता है। 4 लाइनें और सुनाइए। बहुत मुश्किल है बसंत हो जाना, बहुत मुश्किल है बसंत हो जाना, किसी को चाहना फिर भी कभी ना कह पाना, शब्द शब्द गढ़कर खुद ही किताब बन जाना। आसान नहीं होता अंतस में पतझड़ का आना, आसान नहीं होता अंतस में पतझड़ का आना। सूनेपन की चीत्कार के बीच दरवाजे पर बसंत के कोलाहल को सह पाना। अंतस के आंसू सहेज कर प्रिय के पंखों को उड़ान दे पाना। आसान होता है अल्हड़पन, मचलना, बहक जाना, इतराना। यौवन की आहट पर सपनीले पाँव लिए क्षण क्षण पर बिगड़ना, क्षण क्षण पिघलाना आसान नहीं होता। पढ़ने पढ़ाने के क्रम को परिवर्तित करके एक उत्सव में बदलना है। यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ उत्सव होगा, यहाँ आनंद होगा, ताकि हम सब मिलके उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें जिसके लिए शिक्षा बनी है। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे हमारे विभागाध्यक्ष महोदयों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात रखी, और विशेष रूप से छात्र छात्राओं के कक्षाओं में ना आने के लिए थोड़ा सा किसी न किसी तरह से अपनी निराशा व्यक्त की, और एक आप सब लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कक्षाओं में आए। विश्वास मानिए, मैं इनकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, ये सब कक्षाओं में आएंगे, बशर्ते कि कक्षाओं को आप एक्टिविटी में बदल दें। आपके प्रवचन सुनने कोई नहीं आएगा। शिक्षा पद्धति में ये जो बड़ा परिवर्तन हमने किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसमें अंग्रेजियत शिक्षा में ये जो लेक्चर का सिस्टम शुरू हुआ है, हम सुनाएंगे, आप सुनेंगे, हमारा मन हो तब भी सुनाएंगे, हमारा मन ना हो तब भी सुनाएंगे। हम अंतर से नहीं सुनाएंगे, हम किताबों से पढ़ के सुनाएंगे। ये जो परंपरा हुई है, हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी नहीं। आचार्य भी बोल रहे थे शिक्षा बल्ली की बात, लेकिन आचार्य उपनिषद में कहीं भी गुरु और शिष्य ऊपर नीचे नहीं बैठते। उपनिषद का अर्थ ही है कि मंडल में बैठते हैं, बराबर में बैठते हैं। आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं की? शिक्षक को जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन छात्र को भी उतना ही जिज्ञासु क्यों नहीं बनाया? उसको आपने बराबर बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसको विमर्श में शामिल क्यों नहीं किया? ये जो चाहे क्यूरिकुलम का एस्पेक्ट हो, चाहे पेडागोजी का एस्पेक्ट हो, और चाहे असेसमेंट का हो, तीनों में एक सूनापन है, तीनों में एक निष्ठुरता है। हम कॉपियां जांचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस छात्र को फेल करने के लिए कॉपी जांच रहे हैं। हम जब उसको पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है उसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। वन साइडेड होता है। हम क्लास में भी प्रैक्टिकल ऐसे कराते हैं कि जैसे बला डाल रहे हैं। उसके अंदर एक उत्साह नहीं आता, उसके अंदर एक मौलिकता नहीं आती, उसकी क्रिएटिविटी। इवन पश्चिम में भी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जिसमें हम मेमोरी से लेके अंडरस्टैंडिंग, विवेचना, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी तक जाते हैं, उनमें तो अभी आप शिक्षा बल्ली की बात कर रहे हैं। हमारे आचार्य में बार बार आपको करता हूं, क्योंकि संस्कृत में आप ही बोले हैं थोड़ा सा, तो हमारे यहाँ तो तंत्रयुक्ति है, कैसे सीखना है, इसका पूरा एक परंपरा है। आपने क्यों नहीं लागू की? हमारे यहाँ दर्शन है, दर्शन शास्त्र के जो विभागाध्यक्ष महोदय थे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। दर्शन इसलिए लोग नहीं पढ़ते क्योंकि दर्शन को आप पढ़ाना नहीं चाहते। दर्शन पढ़ने की चीज नहीं, दर्शन क्रियान्वयन की चीज है। और दर्शन सर
जीवन के हर क्षण जरूरी है, क्योंकि हम चतुष्पदीय परंपरा के लोग हैं और 4 पद हम चल ही नहीं सकते हैं अगर दर्शन से इधर से उधर है। हमारी जीवन पद्धति का अंग दर्शन, हमको पृथक से दर्शन पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। दिक्कत ये है कि आप अंग्रेजी परंपरा में फंस गए हैं, आपने विषयों का विभाजन कर दिया। आप भौतिकी को, मानविकी को, समाज विज्ञान को, दर्शन को अलग अलग नहीं पढ़ा सकते, आपको समन्वय में पढ़ाना पड़ेगा। और ये समन्वय में पढ़ने का अर्थ होता है, जैसा किसी ने कहा था कि उसके व्यक्तित्व का विकास कर दीजिए, अपने आप वो पढ़ लेगा। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है कि सीखना कैसे होता है। ये चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति में ये भूल रही है, हमने पूरी शिक्षा पद्धति को एक नीरस व्यवस्था में बदल दिया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदल दिया है। एडमिशन लो, रजिस्टर्ड हो गए, परीक्षा फॉर्म भरो, एक एग्जामिनेशन दो, उसके बाद उसमें मार्क्स आ जाएं तो आप तय हो गए कि आप ज्ञानवान हैं या आप अज्ञानी हैं। एक इतना निष्ठुर पथ है। शिक्षक तो अवलोकन करके, छात्र का निरीक्षण करके बताता है कि तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई कि नहीं। आज से आपके निरीक्षण में है। अब आपको तय करना है कि कब ये इस लायक हो गए कि इनको ये उपाधि दी जाए। तब आप बोलिए उनसे कि गुरु और माँ और देवता और अतिथि इन सब का सम्मान करो, क्योंकि उस लायक तो बनाओगे। हम कोशिश करेंगे आज के जो दीक्षारंभ समारोह से दीक्षांत तक कि हम सब इनके साथ सीखें। सीखने में कठिनाइयां आड़े नहीं आती। ये बच्चे इसलिए यहाँ नहीं आते कि ट्रेन नहीं रुकती है, ये बच्चे इसलिए भी नहीं आते कि बस स्टॉप से उनको आने के साधन नहीं है, ये बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि इन्हें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं। जब प्राप्त होता है तो सब चीन से नालंदा भगा आता है बच्चा। बिल्कुल सर। जब प्राप्त होता है तो जंगलों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, झाड़ियों, वनों सबको तोड़ के आदमी गुरु के पास पहुंचता है। जब प्राप्त करने की इच्छा होती है तो 8 वर्ष का शंकर केरल से निकल के और कश्मीर में पहुंच जाता है। इसलिए हम छात्रों को इस बात के लिए दोष नहीं दे सकते हैं, यही की बात नहीं है, पूरे देश में अगर छात्र क्लासेस से गायब हो रहे हैं, अगर छात्र जो है शिक्षा के प्रति निष्क्रियता जाहिर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वही छात्र स्वावलंबी योजनाओं में, स्टार्टअप में, 2016 में देश में 612 स्टार्टअप थे, आज देश में लगभग 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप। ये इन्हीं युवाओं ने तो खड़े किए। वो जब समझ रहे हैं कि शिक्षा की उपादेयता नहीं, हमने समाज में अपनी जो हमारा स्थान है उसको खो दिया है। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अब चॉक एंड टॉक नहीं चलेगा। अब आपको लड़कों के साथ मिलकर फिर से उपनिषद गढ़ना पड़ेगा, फिर से वो जीवन की विधा हमको कैंपसेस में लाना पड़ेगा। और आज एक अच्छा मौका है जब मैं आप सबसे सहयोग मांगता हूं कि हम श्रेष्ठ परिसर और स्वावलंबी युवा के लिए काम करेंगे। आज ये नारा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय का। इसका अर्थ क्या है? ये पूरा नारा नहीं। श्रेष्ठ परिसर का मतलब है कि हम अपने विश्वविद्यालय परिसर में एक ऐसा आचरण करेंगे जो पूरे देश के विश्वविद्यालय इसको फॉलो करने की कोशिश करें। हम परिसर में जितनी भी तरह की एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका पालन करें। चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की बात हो, चाहे वो हरितिमा पैदा करने की बात हो, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो, चाहे प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाने की बात हो, चाहे कम से कम पानी उपयोग करने की बात हो, कम से कम ये जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी है इसको उपयोग करने की बात हो, कम से कम एसी चलाने की बात हो, कम से कम रेफ्रिजरेटर चलाने की बात हो, कम से कम प्रकृति के तादात्म्य से खिसकने की बात हो। ये सारी चीजें कैसे हम ला सकते हैं? हम अपने बच्चों पर छोड़ते हैं कि वो क्लब्स बनाएं, योजनाएं बनाएं और इस परिसर में एक एक करके इन योजनाओं को लागू करें। तब हम एक श्रेष्ठ परिषद की कल्पना को हमारे धरातल पर लागू कर सकते हैं। और दूसरा काम जो हमें करना है कि शिक्षा के माध्यम से ये विश्वविद्यालय
युवाओं को रोजगार के लिए तैयार नहीं करेगा। ये विश्वविद्यालय युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार करेगा। इस विश्वविद्यालय में हमारी कोशिश है कि जब बच्चे पढ़ें तब उन्हें ये मौका मिले कि वो आर्थिक ताकत पैदा कर सके, वो कुछ कार्य करें साथ साथ पढ़ने, चाहे कैंपस में करें, चाहे एमएससी के माध्यम से करें, चाहे समाज में करें, चाहे एंटरप्राइजेज में करें, हम उनको ये अवसर प्रदान करेंगे। और इस अवसर प्रदान करने के लिए पूरी की पूरी एक एंटरप्रेन्योरशिप की योजना इस परिसर में हम लागू करेंगे, जहाँ पर आइडिया से लेके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की बात हम यहाँ लाएंगे। ये निश्चित है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इस बात की शुरुआत करने के लिए हम 2-3 चीजें यहाँ घोषणा करते हैं। पहला, इसी सत्र से इस परिसर में इनोवेशन सेंटर होगा। इनोवेशन सेंटर का मतलब होता है जहां पर कोई भी छात्र छात्रा, समाज का कोई भी व्यक्ति आके उन लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं व्यवहारिक स्टार्टअप। इनोवेशन क्लब के आइडिया को हम कन्वर्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से। जिन जिन के पास स्किल होगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अभी हम बहुत जल्दी, हमारे महेंद्र जी आज नहीं है, रवीन जी यहाँ पे हैं, वो हमारे साथ थे। हमने जब समझौता किया आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के साथ, तो एक KIIP एजेंसी है, उनके साथ हम समझौता करने जा रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों को जिन क्षेत्रों में स्किल की आवश्यकता होगी वो ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से आपके आइडिया और आपको जो भी रिलेवेंट ट्रेनिंग चाहिए है स्किल की, वो मिलेगी। और ये सारे काम पाठ्यक्रम से अलग होंगे, पाठ्यक्रम के साथ साथ होंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे सारण और बिहार की जितनी MSME हैं उनको यहाँ बुलाएं, उनसे चर्चा करें और उन MSME के साथ बच्चों की टेक्नोलॉजी को स्टार्टअप में कन्वर्ट करें। ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाई है। इसके वैसे तो रवीन जी उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन रामेन जी उसको देख रहे हैं, रवीन जी। और इस पूरे कार्यक्रम का एक व्यवहारिक स्वरूप इस सत्र के अंत तक आ जाए, ऐसी हमारी कोशिश। छात्रों को निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जो ग्रामीण रेलवे स्टेशन हैं वहां पर कम से कम वो ट्रेनें रुके जो सुबह 10 बजे के आसपास आती हैं या शाम को 4 बजे जाती हैं। बीच की ट्रेनें ना रुके, ये भी मैं व्यवस्था करूंगा। कोई ट्रेन अगर रुकती होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वो ना रुके। और बस स्टैंड से यहाँ तक आने के लिए हम एक समिति बना रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कैसे बच्चों को दी जा सकती है। छपरा नगर निगम के जो महापौर हैं, हमारे उप महापौर हैं, उनसे हमारी इनिशियल बातचीत हुई है और हम एक समिति बना के शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि इस रोड से जो दिन भर ट्रक चलते हैं उनका आवागमन बंद हो और यहाँ पर कम से कम 1-2 सिटी बसेस या इस तरह की कोई व्यवस्था कैंपस के और कैंपस से विभागों तक जाने के लिए, जैसे मैंने कहा 2 ई-कार्ड हमको मिले हैं अभी SBI की तरफ से, उनका संचालन भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे अगले हफ्ते तक हो जाए। समिति की अनुशंसा जैसे ही आती है संचालन के लिए, और एक ट्रांसपोर्ट सेल हम यहाँ बना रहे हैं जो इन सारी चीजों को देखेंगे। दूसरा जो एक बड़ी दिक्कत है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो ये है कि पुस्तकालय किस तरह का होना चाहिए, उस तरह का पुस्तकालय हमारे पास है आज की दृष्टिकोण से, और उस तरह का पुस्तकालय बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन 2 चीजें मैंने सोची हैं। एक तो यहाँ पर जिस तरह के विषय हैं, अधिकतर विषय ऐसे हैं जिनमें कि हमको कन्वेंशनल बुक्स की जरूरत अभी बहुत ज्यादा है। तो फॉर्चुनेटली IIT खड़गपुर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना है, NDL। आप में से हर कोई 15 दिन के अंदर NDL का सदस्य बन जाए, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और उसकी सदस्यता में 1 पैसा नहीं लगता है। आपको एक ID पासवर्ड मिलेगा, आप घर में बैठ के भी उन किताबों को ऑनलाइन देख सकती हैं, सिर्फ आपको एक मोबाइल और इंटरनेट चाहिए।
तो ये NDL की सदस्यता हम अपने सभी छात्रों को न सिर्फ यहाँ परिसर में बल्कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में अनिवार्य करेंगे। लगभग 6.5 लाख किताबें वहाँ पर हैं। दूसरी एक और फ्री सर्विस है NME ICT के नाम से इनफ्लिपनेट अपने लाइब्रेरी में है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं होगी तो जो भी ईस्टर्न रीजनल सेंटर मोस्ट प्रॉब्ली भुवनेश्वर होगा, वहाँ से इनफ्लिपनेट की सुविधाएं अगर हमको मिल जाती हैं तो लाइब्रेरी में कुछ कंप्यूटर्स रख के छात्रों को जितने जर्नल चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट UGC देती है। कम से कम हर विषय में 100 से 200 जर्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो एक इनफ्लिपनेट के लिए अपनी लाइब्रेरी से हम बात करेंगे और जो आपको जर्नल्स और किताबों की समस्याएं है वो खत्म हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको विभागों में जो विभागीय पुस्तकालय है उनकी उपयोगिता को खत्म कर रहे हैं। हम हार्ड कॉपी भी रखेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक की हार्ड कॉपी होना आवश्यक होता है। बच्चों को किताब से पढ़ने में अच्छा लगता है, शुरुआत में आदत नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे कि हर विभाग में जहाँ भी संभव हो विभागीय पुस्तकालय रिच हो और कुछ पैसा इस सत्र में लेके हम लोग किताबें खरीदने की कोशिश करें। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही थी यहाँ पे जब मैं आया कि अगर संख्या बढ़ गई और अच्छे से बढ़ गई, 628 आज तक थे और मुझे लगता है लगभग 700 तक पहुंचेगा। अभी तीसरी लिस्ट जो आपके पास है, तो अगर 700 की फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास संख्या है, इसका मतलब हमको साइमल्टेनियसली कम से कम 10 क्लासरूम चाहिए मिनिमम। अब वैसे तो 16-17 चाहिए क्योंकि सभी विभाग चाहेंगे, लेकिन हम उसमें ये करेंगे। मैं बहुत तेजी से ये काम करता हूँ मेरे दिमाग में कि हम कुछ विभागों की कक्षाएं फर्स्ट हाफ में चलाएंगे, उसकी सेकेंड हाफ में चलाएंगे थ्योरी, जिनके यहाँ प्रैक्टिकल है उसका, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, बॉटनी आपकी ये हैं, इनकी आज हम की कक्षाएं चलाएंगे। तो हमको ये 4 विभागों के लिए 2 ही क्लासरूम में काम चल जाएगा, 2 सुबह 2 शाम। शाम मीन्स शाम का मतलब ये नहीं, कुछ की कक्षाएं मान लीजिए 10 से चलती हैं, वो 12 बजे खत्म हो जाएंगी और 1 बजे से दूसरे की कक्षा चला देंगे, 3 बजे खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें अभी जो एग्जिस्टिंग क्लासरूम है उसके अलावा 6 क्लासरूम हम और बना रहे हैं, तो उनसे अभी की फिलहाल समस्या खत्म हो जाएगी और वो क्लासरूम बहुत अच्छे होंगे, अभी के एग्जिस्टिंग क्लासरूम से बेहतर होंगे। इसके साथ साथ जो उर्दू और संस्कृत का विभाग है बहुत ही खराब परिस्थिति में चल रहा है, उस विभाग को मैं इसी महीने खाली करा ले रहा हूँ और आपको नए बिल्डिंग में भेजेंगे। आप हिंदी और उर्दू तीनों एक साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे अगर अंग्रेजी भी वहाँ आ सके तो, ताकि हमारी भाषाएं जो है ना वो एक साथ रहें। बच्चों के लिए एक बड़ी असुविधा यहाँ जो है कि यहाँ से जाके हम लोग तो चले जाएंगे और अपने अपने रूम में चाय का ऑर्डर कर देंगे, लेकिन बच्चों के लिए चाय पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ उनको भूख लगती है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम इसी महीने आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्थित कैंटीन देंगे। और कोशिश करेंगे कि उस कैंटीन में जो खाद्य सामग्री है, जो उसकी गुणवत्ता है, पीने का पानी है, वो एकदम शुद्ध हो और उसके रेट भी बहुत हाई ना हो। अभी हम सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं है। सामान्य रूप से विश्वविद्यालय परिसर एक ऐसी जगह होते हैं जहां छात्रों को 24 घंटे रहना चाहिए और विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद तो ये अनिवार्य हो गया है कि अगर आपको इस तरह की शिक्षा ग्रहण करना है, जिस तरह की शिक्षा की कल्पना हम कर रहे हैं, जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है, जो समग्रता की शिक्षा है, तो उसमें ये आवश्यक होता है कि आपकी दिनचर्या पूरी तरह से गुरुकुल आधारित है। और गुरुकुल आधारित दिनचर्या में सुबह 4 बजे से उठ के शाम को 10 बजे तक आपका एक निश्चित कार्यक्रम हो। इसके लिए आवश्यक है कि 100% छात्र छात्रावासों में रहे। अभी हमारे पास एक कन्या छात्रावास और एक बालक छात्रावास है और परसों ही हमको एक कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास स्वीकृत हुआ है। तो हमारे पास 2 कन्या छात्रावास और 2 बालक छात्रावास
एक एक तो अभी होगा, इसी सत्र में होगा,